Good morning, student. Myself, Dr. Sonia Narula from DAVCC Faridabad. Today, I am going to deliver a lecture on the topic Annual Leave with Wages under the Factories Act 1948. This lecture is relevant for BCom Honors second semester students. The subject is Business Law. Yes, students. Annual Leave with Wages, Section 78 to 84, Chapter 8 provides for the grant of a certain period of leave with wages to workmen. बेसिकली एनुअल लीव विद वेजेस के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेक्शन 78 से 84 में दिए गए हैं. ये लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, आप स्लाइड में देख सकते हैं. फर्स्ट है एप्लीकेशन टू चैप्टर 8 78 में, सेक्शन 78 में इसकी प्रोविजन स्पेसिफाई है. देन रूल्स रिगार्डिंग एनुअल लीव विद वेजेस 79 में, वेज ड्यूरिंग द लीव पीरियड 80 में, पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस in section 81 provisions are given, mode of recovery of unpaid wages section 82, power to make rules section 83 and power to exempt factories section 84. Now I am discussing first provision, that is application to chapter 8 section 78. According to section 78, the provisions related to annual leave with wages as contained in chapter 8 of the act shall not prejudice any right of workers under any other law, award or agreement or contract of service. Basically वो कहना चाह रहा है इस प्रोविजन के अंदर कि एनुअल लीव विद वेजेस के अंदर सेक्शन 78 में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो ऐसे प्रोविजंस हैं जो बेसिकली वर्कर्स को के लिए अनफेयर ना हो, ना उनको कोई डिसएडवांटेज है, ना उनके लिए हार्मफुल हो, उनको प्रिजुडाइज ना करे. और कोई और भी एक्ट अगर बना है तो उस एक्ट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस बने हैं. वो जो प्रोविजंस बने हैं वो आपके अवार्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब जो रिजल्ट्स वो दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई भी अदर प्रोविजंस वर्कर्स के राइट से रिलेटेड हो सकते हैं. तो सेक्शन जो 78 है बेसिकली वो आपको क्या बता रहा है कि सेक्शन 78 प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 शैल नॉट ऑपरेट टू द प्रिजुडाइज ऑफ एनी राइट टू विच a worker may be entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of services. मतलब बेसिकली कि ये सेक्शन, ये जो चैप्टर 8 है वो ये बताता है कि ये किसी भी वर्कर का अधिकार को प्रिजुडाइज ना करे. टू द वर्कर, जो उस वर्कर को जो अधिकार मिलने हैं वो अगर उसको किसी और लॉ के अंतर्गत मिल रहे हैं तो उसको वो मिले, उसका वो कंट्रावेन नहीं करेंगे. इसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्कर्स की हेल्प की जाए. दिस प्रोविजंस इज इंटेंडेड टू गिव बेटर टर्म्स ऑफ सर्विसेज टू द वर्कर्स engaged in the services. The provision of this chapter shall not apply to the workers in any factory of any railway administered by government. नेक्स्ट इसके अंदर प्रोविजंस दिए हैं रूल्स रिगार्डिंग एनुअल लीव विद वेजेस. रूल्स रिगार्डिंग एनुअल लीव विद वेजेस के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 79 में दिए हुए हैं. वो प्रोविजंस नेक्स्ट स्लाइड में है. रूल्स रिगार्डिंग एनुअल लीव विद वेजेस. फर्स्ट प्रोविजन, नंबर ऑफ वर्किंग डेज. इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन बना हुआ है? Every workers who has worked for a period of 240 days or more in a factory during a calendar year shall not be allowed during the subsequent calendar year annual leave with wages calculated as follow. In case of adult, 1 day for every 20 days and in case of child, 1 day for every 15 days working during the previous calendar year.
ये बेसिकली कहना चाह रहा है नंबर ऑफ वर्किंग डेज के लिए कि हर वर्कर जिसने काम किया है फैक्ट्री के अंदर, लीव एंटाइटलमेंट के बारे में बेसिकली वो बताना चाह रहा है कि 1 डे फॉर एवरी 20 डेज अडल्ट के लिए एंड 15 डेज किसके लिए, जो आपका चाइल्ड है उसके लिए, ऑफ द वर्क परफॉर्म, उसके बारे में प्रोविजन बता रहा है। Every worker who has worked for a period of 240 days or more in a factory, कोई भी वर्कर या अनेकों वर्कर जिन्होंने भी काम किया है 240 दिन किसी भी फैक्ट्री में ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर के अंदर, shall be allowed ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट कैलेंडर ईयर, उनको परमिशन है कि उनको सब्सिक्वेंट कैलेंडर ईयर में लीव मिले, विद वेजेस लीव मिले कुछ नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, कुछ नंबर ऑफ डेज के लिए। अब दीज डेज ऑफ लीव शैल बी कैलकुलेटेड, अब कितनी मिले लीव वो कैलकुलेट कैसे की जाएगी, हर 20 दिन पर एक छुट्टी मिल जाएगी एडल्ट को और हर 15 दिन पर एक छुट्टी मिलेगी चाइल्ड को। कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, फॉर द वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। नाउ The second provision is computation of number of days। अभी आपको बताया कि अगर उसने 240 दिन फैक्ट्री में कैलेंडर ईयर में काम किया है तो उसको आने वाले कैलेंडर ईयर में लीव मिलेगी 20 दिन पर एक या 15 दिन पर एक, एज केस में बी इन द प्रीवियस, जो आपके पॉइंट में। तो ये जो 240 दिन है कैसे कंप्यूट करेंगे उसका प्रोविजन इस सेकेंड कैटेगरी में दिया हो। कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, while counting 240 days the following days are included in the day worked। अगर आपने 240 दिन काउंट करने हैं तो अगर किसी वर्कर ने ये वर्किंग डेज है तो ये वाले वर्किंग डेज उसमें शामिल होंगे। कौन कौन से, डेज ऑफ ले ऑफ, मतलब वो आया है चाहे उसको काम मिला या नहीं मिला वो तो आया है, वो डेज 240 दिन में माने जाएंगे। मैटरनिटी लीव अप टू 12 वीक्स गारंटेड फॉर फीमेल वर्कर, मैटरनिटी लीव 12 वीक्स की होगी तो वो भी 240 दिन में काउंट होगी, 240 डेज में काउंट होगी। लीव अर्न इन द प्रीवियस ईयर, और अगर कोई इसने लीव अर्न की है तो वो भी उस 240 डेज को काउंटिंग करने के लिए यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट प्रोविजन इसी के अंदर आपको ये भी बता रहा है, वेयर ए वर्कर हैज स्टार्टेड हिज सर्विस on the day other than the first day of the January, he shall be entitled to a leave with wages only if he has worked for 2/3 of number of days in the remaining day of that year। अगर उसने जनवरी 1 तारीख को काम ज्वाइन नहीं किया, बीच में कभी ज्वाइन किया, तो देखा जाएगा बाकी वाले साल में 2/3 हिस्सा उसने काम किया है क्या, अगर काम किया है तो उसको लीव मिलनी ही है, लीव मिलेगी। और प्रोविजन है इसमें, वेयर ए वर्कर वाज wrongfully suspended, his day of suspension shall be counted towards the computation of 240 days। अगर उसको गलती से सस्पेंड कर दिया गया तो माना जाएगा कि उसने 240 दिन के अंदर उसको उसकी काउंटिंग मानी जाएगी, उन दिनों की भी काउंटिंग मानी जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ लीव, कि अगर फ्रैक्शन ऑफ लीव है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। While calculating the leave period, fraction of leave of half a day or more shall be treated as 1 full day leave and fraction of less than half shall not be considered। हाफ या हाफ से ज्यादा ली हुई है तो 1 डे मानी जाएगी और हाफ से कम ली है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ। फ्रैक्शन ऑफ लीव कि इन कैलकुलेटिंग लीव पीरियड फ्रैक्शन ऑफ लीव ऑफ हाफ ए डे और मोर शैल बी ट्रीटेड ऑन एज 1 full day leave and fraction of less than half a day shall be omitted। नेक्स्ट है आपका पॉइंट डिस्चार्ज, डिसमिसल, टर्मिनेशन और लीविंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यू कैन से क्विटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डेथ और सुपरएनुएशन और एनी टाइप ऑफ डिस्चार्ज, उससे रिलेटेड क्या आपके प्रोविजंस इसके अंदर दिए हुए हैं लीव के। इसके अंदर क्या प्रोविजंस दिए हैं बेसिकली,
where a worker is discharged, dismissed from his service, or leave his employment, or retire or dies in service, he or his hirer shall be legal hirer shall be entitled to wages in lieu of the annual leave to which he was entitled. अगर कोई बंदा फैक्ट्री के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है या वो खुद छोड़ के चला जाता है या डिसमिसल हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाती है उसकी, या कोई और रीजन के कारण उसकी कोई और रीजन होता है, मीन्स उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर उसने अगर एनुअल लीव अभी अवेल नहीं की तो उसकी एनुअल लीव विद वेजेस उसका लीगल हायरर एंजॉय करेगा, मतलब वो एंटाइटल्ड होगा, उसको मिलेगी, उसके लीगल हायरर को मिलेगी, इवन इफ ही हैज नॉट वर्क। पर क्योंकि अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो गई है, डिसमिस हो गया है, कोई भी कारण है, तो उसके लिए 240 दिन उसने पूरा काम किया गया है, ये उसके लिए वर्किंग कंडीशन नहीं रहेगी। तो इवन इफ ही हैड नॉट वर्क फॉर 240 days required to make him eligible, okay, that means जो उसका लीगल हायर है shall be entitled to wage in lieu of the annual leave to which he was entitled even if he had not worked for 240 days required to make him eligible। वैसे तो 240 दिन एलिजिबल कर रहे थे उसको, पर इसके अंदर ऐसे केस के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। The payment shall be made, पेमेंट कब दी जाएगी? Before the expiry of second working day, where the worker is discharged or dismissed or quit his employment, अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है, डिसमिस हो जाता है या एम्प्लॉयमेंट क्विट करता है, तो उसको सेकेंड वर्किंग डे से पहले पहले मिल जानी चाहिए एनुअल लीव की वेजेस, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 month से पहले पहले उसको मिल जानी चाहिए वेयर द वर्कर इज रिटायर और डाइज इन सर्विसेज व्हाइल परफॉर्मिंग द सर्विसेज और इन आफ्टर इन डूइंग द सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट करते वक्त वो डाई हो जाता है या किसी भी कारण से कोई भी फॉर एनी रीजन अब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो उस केस के अंदर 2 months बिफोर उसको पेमेंट मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड का बेसिकली इधर ये मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव के बारे में ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि इफ अ वर्कर डज नॉट in any one calendar year take the whole of the leave allowed to him, any leave not taken by him shall be added to the leave to be allowed to him in the succeeding calendar year। अगर किसी भी साल उसने मान लीजिए उसने प्रीवियस ईयर में जो उसका परफॉर्म किया था उसमें उसने अपनी लीव अनअवेयर्ड है, उसने अभी लीव नहीं ली, तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में सक्सीडिंग कैलेंडर ईयर में उसकी लीव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। क्लियर है? बट द टोटल नंबर ऑफ द डेज ऑफ द लीव दैट मे बी कैरीड फॉरवर्ड to the succeeding year shall not exceed 30 in case of adult and 40 in case of child। पर एक कंडीशन है कि जो कैरी फॉरवर्ड होगा उसका जो टोटल होगा एडल्ट के केस में 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और चाइल्ड के केस में 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? क्या कहना चाह रहा है बेसिकली कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ हिज अनअवेयर्ड लीव to the following year, succeeding year में carry forward तो होगी, which shall be added in the leave of the following year में हो जाएगी, subject to a limit। एक लिमिट है, क्या लिमिट है? 30 days adult के केस में और 40 days child worker के केस में। Now the next one is after carry forward procedure to avail annual leave। procedure to avail annual leave बेसिकली इसका मतलब है एप्लीकेशन फॉर लीव टू बी मेड इन राइटिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अगर आपने लीव लेनी है तो राइटिंग में आपको स्पेसिफाइड टाइम के अंदर लीव एप्लीकेशन लिख देनी है, उसके बारे में प्रोविजन है इसके लिए। क्या प्रोविजन है? व्हेन ए वर्कर वांट टू अवेल हिज एनुअल लीव he should give an application in writing to the manager not less than 15 days before the date of commencement of leave। अगर एक वर्कर एनुअल लीव अवेल करना चाहता है तो उसको लिखित रूप में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने मैनेजर को, कम से कम 15 दिन पहले उसे जो भी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीव है उससे पहले उसको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर है लीव को अवेल करने का, उसे एप्लीकेशन राइटिंग में स्पेसिफाइड पीरियड में देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज
he should apply 30 days before the commencement of the leave. लीव के कमेंसमेंट से पहले 30 दिन होंगे, 30 दिन पहले उसको एप्लीकेशन अपने मैनेजर को देनी पड़ेगी अगर वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड है तो। A worker cannot avail this leave more than 3 times in a year. Okay. Next is that is application for leave covering a period of illness. Illness के period के लिए इसके अंदर है basically if a worker want to avail himself of a leave with wages due to him to cover a period of illness, he shall be granted such leave even if the application for the leave is not made within specified time. इससे प्रीवियस वाले प्रोविजन में आपको बताया था कि 15 दिन से पहले उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक स्पेसिफाइड टाइम स्पेसिफाई किया गया था। अगर आप लीव ले रहे हो, लीव की कमेंसमेंट से पहले आप दे दे, बट अगर इलनेस के रिगार्डिंग ले रहे हो तो जो स्पेसिफाइड टाइम है उसकी लिमिट पे अगर आप नहीं भी देते तो चलेगा। डेट मीन्स आपको ग्रांट दी गई है कि आप टाइम पे नहीं दे पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इफ ए वर्कर वांट टू अवेल द लीव, अब रीजन क्या है, इलनेस है, तो ही शैल बी ग्रांटेड सच लीव, उसको लीव तो मिलेगी ही इवन इफ द एप्लीकेशन फॉर लीव हैज नॉट बीन मेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है आपका स्कीम ऑफ एनुअल लीव। स्कीम ऑफ एनुअल लीव, स्कीम मैनेजर जो होते हैं बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव जो वर्कर्स के होते हैं उनके साथ मिलके स्कीम बनाते हैं। किसकी? एनुअल लीव विद वेजेस से रिलेटेड जो स्कीम्स बनाते हैं ताकि उनकी जो लीव है उसको अच्छे से ग्रांट हो जाए। उनकी रेगुलेशंस के रिगार्डिंग प्लानिंग वगैरह करते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं जो वेलफेयर ऑफ वर्कर के लिए हो और आपकी जो वर्क है उसके लिए भी वो बेनिफिट के लिए हो, तो उससे रिलेटेड स्कीम बनाई जाती है। तो जो भी वो स्कीम होती है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, नोटिस बोर्ड पे लगी हुई होनी चाहिए और उसकी कॉपी चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट होनी चाहिए। और अगर स्कीम ऑपरेशन में है, चल रही है, तो लीव एप्लीकेशन जो वर्कर दे रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग अगर वो देता है, जो स्कीम चल रही थी, तो उसकी लीव एप्लीकेशन को रिफ्यूज भी नहीं किया जा सकता। जो भी आपकी स्कीम बनती है वो उसमें जो मैनेजर्स के साथ मिलके बनाई जाती है वो स्कीम, वो कम से कम 12 महीने के पीरियड के लिए होनी चाहिए बेसिकली। तो ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, a manager of a factory may, in agreement with the representative of the worker, formulate a scheme for regulating the grant of annual leave to his worker in a planned manner to ensure the welfare of the workers. Okay. दूसरा, a copy of the scheme shall be displayed at a notice board of the worker and a copy shall be submitted to the chief inspector. और तीसरी बात आप इसमें बता सकते हैं, where a scheme is in operation, the leave application of the worker according to the agreed scheme shall not be refused. और next आप बता सकते हैं, the scheme shall remain in operation for a period of 12 months from the day of the day it comes into operation. तो आपको ये बता दिया इसके अंदर स्कीम के बारे में। स्कीम ऑफ एनुअल लीव, स्कीम ऑफ एनुअल स्कीम बनाई जाती है, इसके नीचे वाला पॉइंट बता दिया। डिस्प्ले, उसका जो आपका जो डिस्प्ले है वो भी डिस्प्ले होना चाहिए। कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए आपको मैंने बता दिया, द स्कीम शैल बी डिस्प्लेड एट सम कन्वीनियंट प्लेस पे वो डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, कन्वीनियंट प्लेस पे डिस्प्ले होनी चाहिए। उसकी कॉपी ऑफ स्कीम नोटिस बोर्ड वगैरह पे लगी होनी चाहिए और उसकी कॉपी जो है चीफ इंस्पेक्टर के पास भी होनी चाहिए। डिस्प्ले ऑफ स्कीम का भी पॉइंट हो गया। और रिफ्यूजल ऑफ लीव टू बी इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम, मतलब कि जो लीव अगर आपने स्कीम के अकॉर्डिंग दी है तो रिफ्यूज नहीं होगी, बट स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं है तो रिफ्यूज हो सकती है। दैट मीन्स एन एप्लीकेशन फॉर द लीव submitted in proper time shall not be refused unless the refusal is in accordance with the scheme for the leave for the time being in operation. ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर लीव सबमिटेड इन प्रॉपर टाइम शैल नॉट बी रिफ्यूज, प्रॉपर टाइमली आपने दे दिया तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं होगी। और
अगर आपने टाइमली नहीं दिया और स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं है, जो हम स्कीम पढ़ रहे हैं जो उन्होंने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बनाई है, तो आप अकॉर्डिंग नहीं कर रहे तो रिफ्यूजल तो हो सकता है। Then the next one is payment in lieu of leave if worker is terminated by occupier or quit his employment. Payment in lieu of leave. Payment in lieu of leave में basically वो ये बताना चाह रहा है कि आपका जो basically payment of wages to worker for leave if he is discharged or if he quit his services. Okay, तो इसके अंदर बता रहा है if the employment of a worker who is entitled to leave is terminated by the occupier before he has taken the entire leave to which he is entitled, or if he is or having applied for and having not been granted such leave, the worker quit his employment before he has taken the leave, the occupier of the factory shall pay him the amount payable in respect of the leave not taken. अगर किसी एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कर है बेसिकली जिसको लीव मिलनी थी और उस लीव एनुअल लीव लिए बिना पहले ही उसका ऑक्यूपायर उसको टर्मिनेट कर देता है और उसने अभी एंटायर लीव अभी ली नहीं है, या वो खुद क्विट करके चला जाता है, दोनों ही केस में अभी अब उसकी लीव उसको अवेल नहीं हुई, तो ऑक्यूपायर की ड्यूटी है, जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है, कि उसको उस रिस्पेक्ट की एनुअल लीव जो उसने नहीं ली उसको वो पे करे, उसकी पेमेंट उसे वो दे दे. Such payment shall be made where the employment of the worker is terminated by the occupier before the expiry of the second working day after such termination, or where a worker who quits his employment, such payment shall be made on or before the next pay day. अगर ऑक्यूपायर ने उसे टर्मिनेट किया तो सेकेंड वर्किंग डे के हिसाब से उसको पेमेंट मिल जानी चाहिए, उसकी एक्सपायरी से पहले पहले, उसकी टर्मिनेशन से पहले पहले. और अगर उसने खुद क्विट किया एम्प्लॉयमेंट तो उसको जो पेमेंट मिलनी चाहिए मेड ऑन और बिफोर द नेक्स्ट पे डे से पे डे पर. नेक्स्ट है अनअवेल्ड लीव नोट टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग नोटिस. While computing the notice, that means in computing the period of any notice required to be given before discharge or dismissal, unavailed leave of the worker shall not be taken into consideration. अगर आप पीरियड कंप्यूट कर रहे हो नोटिस का, required to be given before the discharge or dismissal of the unavailed leave of the worker, वो कंसिडरेशन नहीं किया जाना चाहिए. लास्ट प्रोविजन में बेसिकली क्या कह रहा है कि द अनअवेल्ड लीव ऑफ द वर्कर shall not be taken into consideration in computing the period of notice. नोटिस के पीरियड को कंप्यूट करने के लिए अनअवेल्ड लीव जो है उसको कंसिडरेशन में नहीं लेना. रिक्वायर्ड टू बी गिवन बिफोर discharge or dismissal. नेक्स्ट है प्रोविजंस 80 to 84. नेक्स्ट प्रोविजन है आपका 80 में दिया हुआ वेज ड्यूरिंग द लीव पीरियड. वेज ड्यूरिंग द लीव पीरियड. Section 80 lays down the method according to which the worker shall be entitled to the wage for a leave allowed to him under section 79 और 78 और 79 of the Act. Section 80 बताता है, तरीका बताता है, मेथड बताता है कि वर्कर्स जो entitled to wages है उसके बारे में, लीव के बारे में बता रहे हैं. Wages for the leave period are payable at a rate equal to the daily average of his total full-time earning for the day on which he actually works during the month immediately preceding his leave. कि wages जो लीव पीरियड की उसकी कैसे कैलकुलेट होगी, जो भी उसकी डेली एवरेज
ऑफ द टोटल फुल अर्निंग है ना, उस रेट के हिसाब से उसकी जो है वेज लीव कैलकुलेट होगी। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द लीव उसको कंसिडर करते हुए इसके अंदर ओवर टाइम और बोनस को काउंट नहीं किया जाएगा, पर डियरनेस अलाउंस को और कैश इक्विवेलेंट जो फूड ग्रेन्स के लिए या अदर आर्टिकल्स के लिए कंसेशनल रेट पे दिया जा रहा है उसके एडवांटेज को काउंट किया जाएगा। क्लियर हुआ कि फॉर द लीव allowed to the workers he shall be entitled to a wage at a rate equal to the daily average of his full-time earning for the day on which he actually worked during the month immediately preceding his leave। इसके अंदर रेट बता दिया है। बेसिकली रेट क्या होगा आपका, किस रेट पर आपको मिलेगी, जो डेली एवरेज ऑफ द टोटल फुल टाइम अर्निंग होगी उसके हिसाब से मिलेगी, और जिसके अंदर आपकी जो अर्निंग है उसके अंदर फुल टाइम अर्निंग के अंदर कुछ फैक्टर इंक्लूड होंगे, कुछ फैक्टर एक्सक्लूड होंगे। जो एक्सक्लूड होंगे वो बोनस होगा, ओवर टाइम्स चीजें होंगी, ओवर टाइम्स होगा, और जो इंक्लूड होगा वो डियरनेस अलाउंस या कैश इक्विवेलेंट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस, कि एडवांस सैलरी मिल सकती है उसके रिगार्डिंग पेमेंट, उसके रिगार्डिंग आपका प्रोविजन सेक्शन 81 में दिया है। प्रोविजंस इज मेड फॉर द पेमेंट ऑफ ए लीव सैलरी इन एडवांस। ए वर्कर विल बी पेड एडवांस वेजेस provided the leave allowed is not less than 4 days in case of an adult and no less than 5 days in case of a child। चाइल्ड के केस में 5 दिन और एडल्ट के केस में 4 दिन की आपको इसके अंदर टाइम पीरियड बताया हुआ है कि ए वर्कर विल बी पेड एडवांस वेजेस प्रोवाइडेड, ये वाली आपको कंडीशन दी हुई है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि लीव सैलरी एडवांस में मिल सकती है पर कंडीशंस को देखते हुए। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस। तरीका बताया हुआ मोड ऑफ रिकवरी का कि एनी सम रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर अंडर चैप्टर 8 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट बट नॉट पेड बाय हिम आर रिकवरेबल एज डिलेड वेजेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ द वेज एक्ट। वो ये कह रहा है बेसिकली कि अगर उसको पेमेंट नहीं मिली तो उसको हम डिलेड वेजेस के नाम से कह सकते हैं और उससे रिकवरेबल हो जाएगी, मतलब आपकी जो फैक्ट्री है उससे रिकवरेबल हो जाएगी। एनी सम रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी पेमेंट करनी थी एम्प्लॉयर ने किसको, वर्कर को, अगर उसने नहीं पे की अभी तो वो जो रिकवर की जा सकती है किस नाम से की जा सकती है, डिलेड वेज के नाम से की जा सकती है। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल्स। इसमें बेसिकली है कि रजिस्टर का बेसिकली मेंटेन होना चाहिए। पावर टू मेक रूल्स सेक्शन 83। The state government may makes rules directed managers of the factory to keep registers containing prescribed particulars and require the register to be available for examination by inspector। स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने की पूरी उसके पास पावर है और मैनेजर्स को डायरेक्ट कर सकती है कि रजिस्टर बनाए जाए जिसमें ऊपर लिखे गए जितने भी प्रोविजंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह हो, प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स लिखे गए हों और उसको चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू भी एग्जामिनेशन के लिए वो अवेलेबल भी हो। रजिस्टर टू बी अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन बाय द इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है पावर टू एग्जम्प्ट फैक्ट्रीज। The state government may exempt a factory from the operation of the leave rules if it is satisfied that its own leave rules provide benefits which are not less favorable to the worker than the statutory leave rule। जो भी वैधानिक रूल्स अभी बनाए हुए हैं इसके अंदर बताए हुए हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि ये फैक्ट्री ने अपने रूल बनाए और वो उसके रूल फैक्ट्री के लिए के वर्कर्स के लिए बेनिफिट है, फैक्ट्री के लिए भी ठीक है, फेवरेबल है और वर्कर्स के हित में है, अगर उनको लग रहा होता है वो स्टैट्यूटरी लीव
से कम नहीं है, स्टैट्यूटरी लीव के बेनिफिट से कम नहीं है, मतलब बिल्कुल ठीक है, अप्रोप्रिएट है, तो वो उन फैक्टरीज को एग्जम्प्ट कर सकती है कि ऊपर लिखे गए प्रोविजंस नहीं भी फॉलो होंगे तो चलेगा, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस भी लगा सकती है। हाँ, मैंने आपको सारे प्रोविजंस बता दिए इसके अंदर जो दिए हुए थे एनुअल लीव विद वेजेस के, और भी जो प्रोविजंस दिए हुए थे चैप्टर 8 के अंदर अदर प्रोविजंस दिए हुए थे वो भी बता दिए, एडवांस पेमेंट के रिगार्डिंग, मोड ऑफ रिकवरी के रिगार्डिंग, पावर टू मेक रूल्स और एग्जाम्पशंस के रिगार्डिंग वो भी आपको बता दिए अदर प्रोविजंस। थैंक यू।